नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, हम पूरे भारतीय संविधान को टॉपिक वाइज MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। इसमें हमने शुरुआत से यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी, जिसमें भारत में जो संविधान निर्माण प्रोसेस थी उसको देखा, ब्रिटिश काल में जो विभिन्न अधिनियम आए उनको MCQ के रूप में देखा, मौलिक अधिकारों के बारे में, संसद के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सबको डिटेल में हमने कवर किया। आज हमारी ये इस सीरीज़ की 52वीं क्लास है और कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़ की हमारी ये लास्ट क्लास है। इस वीडियो के साथ ही हम हमारी एक और सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम देख रहे थे, अभी तक 3 से 4 क्लासेस में देख चुके हैं। आज इस वीडियो के साथ हम सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी ख़त्म कर देंगे और इस सीरीज़ को भी ख़त्म यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, राज्यसभा को अधिकार है नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का और ये अधिकार उसे आर्टिकल 312 देता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 312 है ये अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है और ये अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को प्राप्त है। आप जानते हैं हमारे देश में, हमारी संसदीय व्यवस्था में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। जो लोकसभा है इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए लोग आते हैं तो इसे पीपल्स हाउस कहते हैं। राज्यसभा में विधानसभा के माध्यम से लोग चुनकर आते हैं तो इसे राज्यों की परिषद कहते हैं। जो लोकसभा होती है ये ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। तो एक सवाल हर बार आता है कि किस मामले में राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं लोकसभा की तुलना में? तो एक मामला वो ये है, आर्टिकल 312 कि जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होंगी उनको सृजित करने का अधिकार केवल किसके पास है? राज्यसभा। ठीक है। अगला, केंद्र के लिए UPSC और राज्यों के लिए स्टेट PSC यानी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो UPSC का गठन या राज्यों में जो PSC होता है इसका गठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 315। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 315 है भाग 14 के अंतर्गत आता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से रिलेटेड है। यह 308 से शुरू होता है और 323 तक जाता है। ठीक है। 312 इसी के अंतर्गत आता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 315 आता है जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद एक और आता है आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 ये जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है। ठीक है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का निर्धारण किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आयोग बनता है 315 के तहत। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल निर्धारित होता है 316 के तहत। इन्हीं सदस्यों को अगर हटाना हो या निलंबित करना हो तो उसका प्रावधान आर्टिकल 317 में बताया गया है। ठीक है। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने संबंधी लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो लोक सेवा आयोग चाहे केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो, उसके गठन की बात की गई है 315 में। इसमें सदस्यों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल 316 में बताया गया है और उनको हटाना या निलंबित करना वो 317 में बताया गया है। ये शुरुआती 3 हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कई बार आते हैं। इसके बाद ये है कि इन आयोगों के कार्य फंक्शंस किस में बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं आर्टिकल 320 के अंदर कि इनके कार्य क्या हैं। कार्य क्या है? बेसिकली कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना। तो कार्य अगर पूछेगा वो 320 में बताए गए हैं। ठीक है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार निर्वाचन आयोग की स्थापना और जिम्मेदारी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो हमने UPSC के बारे में और जो स्टेट PSC होते हैं उनके बारे में जो आर्टिकल हैं, खासकर जो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं 315, 16, 17 और 20, उनको देखा।
अब बात करेंगे भाग 15 और आर्टिकल 324 में उल्लेखित जो है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। आपको पूछा है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना और जिम्मेदारी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ये 324 के अंदर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो भाग 15 है हमारा, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 324 से लेकर 329 तक इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं, जिनमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक 324, दूसरा 326। 326 में क्या है देखिए, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। ये किस अनुच्छेद में घोषित है? आप सभी जानते हैं भारत में जो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं वो वयस्क मत अधिकार के आधार पे दिए गए हैं, यानी जाति धर्म के आधार पे नहीं है, अमीरी गरीबी के आधार पे नहीं है, या कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है। एक निश्चित आयु निर्धारित करी गई है, उस आयु के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ये आयु कितनी है? शुरुआत में ये आयु 21 वर्ष थी, बाद में 61वां संशोधन होता है 1988 में, 1989 से इसको लागू कर दिया जाता है और ये उम्र 18 वर्ष कर दी जाती है। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं भारत के नागरिक, उन सबको वोट देने का अधिकार है। तो ये बात कही किस आर्टिकल में गई है? ये बात आर्टिकल 326 में कही गई है कि भारत में जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होंगे, वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। किसमें कहा गया है? 326 में। ठीक है, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो अब दोनों आयोगों को लेकर के एक मिक्स क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए, अनुच्छेद 312 के तहत देश की अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन किया जाता है। क्या ये आपका सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। दूसरा, अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र प्रशासनिक कार्यों और दायित्वों का परिभाषित करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 326 निर्वाचन आयोग के आंतरिक गठन और मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों को तय करता है। क्या ये सही है? ये गलत है। आर्टिकल 324 में ही गठन है, उसी में इनकी शक्तियां भी बताई गई हैं। जो 326 है वो वयस्क मताधिकार से संबंधित है। डी वाला आपका गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो SC ST के लिए लोकसभा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह है आर्टिकल 330 के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 330 है, दो आर्टिकल आपने याद करने का, आर्टिकल 330, एक आर्टिकल 332। 330 SC और ST को लोकसभा में आरक्षण की बात करता है और 332 SC और ST को विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है। ये जो दोनों आर्टिकल हैं, भाग 15 के बाद, भाग 15 किसका था? निर्वाचन आयोग का। भाग 15 के बाद आता है भाग 16, जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसके अंतर्गत आते हैं ये दोनों आर्टिकल। ये लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, ये विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये आरक्षण है, विधानसभाओं में पूछा है तो 332, लोकसभा में पूछा होता तो 330। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? अब हम चलेंगे हमारे भाग 17 की तरफ। भाग 17 जो है ये राजभाषा से संबंधित है, इसको याद रखना है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं। जो आर्टिकल 343 है वो ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि हमारी देवनागरी होगी। ठीक है, अगला, राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं या राजभाषाओं का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो राज्यों की प्रादेशिक जो भाषाएं हैं, राज्यों की जो अपनी भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं या अपनी राजभाषाएं हैं, उनका उल्लेख किस आर्टिकल में आपको मिलता है? 345, 346 में मिलता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली राज्यों की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वो 3 आर्टिकल से जुड़ी हुई हैं। एक है 345, एक है 346, एक 347। हमने 343 को पढ़ा
कि उसमें लिखा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। 344 भी है हमारे पास। 344 में लिखा गया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन। ठीक है, यानी राजभाषा से रिलेटेड जो हम आयोग बनाएंगे, संसदीय समिति बनाएंगे, वो 344 के तहत होगा। उसके बाद आते हैं ये 3 आर्टिकल। ये 3 आर्टिकल राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित हैं, यानी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं। इसमें 345 कहता है राज्य की अपनी राजभाषा व दूसरी भाषाएं। जो 346 है, 2 राज्यों के मध्य में वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, 2 राज्यों के आपस में इस्तेमाल होने वाली भाषा, वो 346 में है। और 347 में किसी बोली को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता देने की बात करता है। ठीक है, तो ये तीनों को भी आपने याद करना। यहाँ पे 2 में पूछा था, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 348 में। हमने 47 तक देखा, फिर आता है 348। ये सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की भाषाओं में बात करता है कि वहां पर कौन सी भाषा होगी। आप जानते हैं जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं सब में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो ये जो प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कौन सी भाषा चलेगी, ये बताया गया है आर्टिकल 348 के अंदर। ठीक है, संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश देने वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? संघ को, यानी जो हमारी केंद्र सरकार होगी या यूनियन जो हमारा होगा, वो हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा, ये कहता है आर्टिकल 351। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। राजभाषा और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए यहां पर इनको देखते हैं कि आरक्षण से संबंधित और राजभाषा से संबंधित कौन सा वाला गलत है। पहला, आर्टिकल 330 और 332 क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण से रिलेटेड है। 330 करता है बात लोकसभा की, 332 करता है बात विधानसभाओं की। ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 343 संघ की आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है, ये भी आपका यहाँ पे सही होगा। आर्टिकल 351 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की अनिवार्य भाषा का निर्धारण होता है, क्या ये सही है? गलत है। ये होता है 348 के तहत। 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगला है 345-46 राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित नियम तय करते हैं, ये भी सही है। केवल सी वाला आपका गलत था। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो जब बाहरी आक्रमण होता है, युद्ध होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये लगती है आर्टिकल 352 के तहत। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये सवाल भी बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के आधार कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की इमरजेंसी, एक 352 के तहत, एक 356 के तहत, एक 360 के तहत। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल आता है, राष्ट्रपति शासन, 356 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी नहीं लगी, 356 राज्यों में लगता रहा है, 352 केवल 3 बार लगा है। ये इसके लगने के आधार क्या हैं? इसके लगने के आधार हैं 3, या तो युद्ध हो रहा हो, या तो बाहरी आक्रमण हुआ हो भारत पे, या देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, उस आधार पे ये लगता है। ठीक है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ यानी केंद्र का कर्तव्य होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो देखिए, हमने भाग 17 को कवर किया। भाग 17 राजभाषा से संबंधित था। भाग 17 के बाद हम आते हैं भाग 18 में। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 352 से 360 तक के आर्टिकल्स आते हैं, और इसी में हमने 352 को देखा, ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। हमने 356 को देखा, ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। हमने 360 को देखा, ये वित्तीय इमरजेंसी से रिलेटेड है। अब इसी के अंतर्गत एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 355। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कुछ समय से लगातार इसको लेकर सवाल बन रहा है। आर्टिकल 355 कहता है कि बाहरी आक्रमणों से, आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, किसका कर्तव्य है? केंद्र का। ये कहता है आर्टिकल 355। ठीक है,
किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहां राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो देखिए, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर लगता है राष्ट्रपति शासन, और ये लगता है 356 के तहत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकारों का स्वतः स्थगन किस आर्टिकल के तहत होता है? हमने ऊपर बात करी 352 की। 352 जो लगता है नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो 3 आधार पे लगती है, या तो वॉर हो रही हो, या तो भारत के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण या एक्सटर्नल अटैक हो गया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। जब इन 3 आधार पर इमरजेंसी लगती है वो होता है आर्टिकल 352। अब यहां पे एक चीज को क्लियर करना, इनमें से ये जो 2 वाली इमरजेंसी है, युद्ध और बाहरी आक्रमण, जब इन 2 के आधार पर 352 लगे तो जो आर्टिकल 19 है वो खुद ही स्वतः ही स्थगित हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह के अलावा। अगर इसके आधार पर लगी है इमरजेंसी तो फिर आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित नहीं होता। लेकिन अगर इन 2 आधार पर लगी हुई है 352 तो आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 खुद ही कुछ समय के लिए निलंबित हो जाएगा। इसको याद रखना है, कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक अधिकार के स्वतः निलंबन की बात करता है? आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को निलंबित करता है। वो भी किस कंडीशन में? जब युद्ध के आधार पे या बाहरी आक्रमण के आधार पे 352 लगा हो। ठीक है, जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं हमारे 19 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, क्योंकि 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते। 19 358 से निलंबित अपने आप हो जाता है। बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित करते हैं 359 के तहत। तो 2 आर्टिकल आपने याद रखे यहां पे, एक 358 एक 359। जैसे ही 352 लगा, 358 के तहत 19 अपने आप खत्म हो गया। अगर सरकार को लगता है या राष्ट्रपति को लगता है कि बाकियों को भी खत्म करना चाहिए, 359 के तहत जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं 14, 15, 16, 17 इनको खत्म कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं होते, एक है 20 और एक है 21। ठीक है, अगला, भारत या उसके किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है जो आर्टिकल 360 में आती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? प्रशासनिक निर्देश अगर केंद्र ने दिए हैं किसी राज्य को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको खतरा है, केंद्र कहता है आपको किसी भी कीमत पर इसकी सुरक्षा करनी है, लेकिन राज्य सफल नहीं हो पाता, या कोई भी ऑर्डर केंद्र देता है कि ये चीज आपने करनी है, कि राज्य सरकार नहीं कर पाती है। अगर वो प्रशासनिक है, प्रशासन को लेकर के कोई आदेश है, राज्य सरकार उसको नहीं कर पाती है, तो आर्टिकल 365 कहता है आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। तो अगर प्रशासनिक आदेश कोई राज्य सरकार मानने में असफल हो जाती है तो 365 उसे अधिकार देता है कि आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, जबकि 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। पहला बिल्कुल सही है। 358 के तहत आपातकाल के समय आर्टिकल 19 के अधिकार स्वतः स्थगित हो जाते हैं, लेकिन यह नियम सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल पर लागू नहीं होता। यह भी सही है। यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को प्रभावी करने में असफल रहता है तो आर्टिकल 365 के तहत माना जाएगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, यानी संवैधानिक जो तंत्र है फेल हो चुका है, और फिर 356 लगेगा, यानी राष्ट्रपति शासन। पूछा है कौन सा सही है? तीनों के तीनों आपके सही होंगे। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देने वाला संविधान संशोधन किस आर्टिकल में वर्णित है? अब हम चलेंगे भाग 20 की ओर। भाग 20 के अंदर एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत किन 2 राज्यों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? भाग 20 के बाद आता है भाग 21, जो हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 21 में अस्थायी और विशेष उपबंध बताए गए हैं, यानी टेम्पररी प्रोविजन। जो आर्टिकल 370 था, जम्मू कश्मीर की बात करता था, वो भी इसी का हिस्सा था, भाग 21 का।
इसके अंदर अब एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचा है, वो है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है और ये काफी बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 371 जो है, इसका जो पहला वाला खंड है यानी केवल 371, ये बात करता है किसके लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष उपबंधों के बारे में। तो 371 पूछा था महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हमने कहा 371 जो है ये राज्यों को विशेष उपबंध देता है। केवल 371 पूछेगा तो ये गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे पूरी सीरीज शुरू होती है 371 का ए यानी 371 का क वाला पार्ट, ये बात करता है नागालैंड के लिए विशेष उपबंधों की। इसके बाद 371 का बी आता है जो असम के बारे में बात करता है। इसके बाद सी आता है जो मणिपुर की बात करता है। डी आंध्र और तेलंगाना की बात करता है। जो ई है वो आंध्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। एफ सिक्किम की बात करता है। जी मिजोरम की बात करता है। एच अरुणाचल की। आई गोवा और जे जो है वो कर्नाटक की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 371 एफ किस राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने और विशेष दर्जा देने से संबंधित है? तो एफ जो है जिसे हिंदी में लिखा जाता है च, 371 च, ये देता है विशेष उपबंध सिक्किम के लिए। असम को कौन देता है? असम को देता है 371 का बी वाला पार्ट। मणिपुर के लिए कौन सा है? मणिपुर के लिए है 371 का सी वाला और मिजोरम के लिए है 371 का जी। अगला भाग 21 जो विशेष राज्यों के उपबंधों से रिलेटेड है, को यहां पे आपने सूची को सुमेलित करना है। कौन सा वाला सही है? देखिए 371 बी अभी हमने देखा, ए तो नागालैंड के लिए है, बी है हमारा असम के लिए यानी 3, सी मणिपुर के लिए है यानी कि 1, जो जी है ये बात करता है मिजोरम के बारे में यानी कि 2, और आई बात करता है गोवा के बारे में यानी कि 4। 3 1 2 4 हमारा आंसर है जो कि ये रहा, ठीक है। अगला सुमेलित करना है एक बार फिर से। 371 का डी जो है ये किससे रिलेटेड है? हमने ए बी सी को देखा कि ए जो है वो नागालैंड के लिए है, बी जो है वो असम के लिए है, सी मणिपुर के लिए। जो डी है वो आंध्र और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान करता है यानी पहले का हो जाएगा 1, हमारा पहला वाला यानी कि सही है। 371 का जो एच वाला पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध करता है, ये भी सही है। 371 का जो जे वाला पार्ट है ये कर्नाटक के संबंध में विशेष उपबंध करता है, ये वाला भी आपका सही है। आपको पूछा था यहाँ पे कौन सा सही है, तो तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है, ऐसा सवाल भी पेपर में बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो और संविधान एमसीक्यू सीरीज का हमारा लास्ट वीडियो, जिससे हमने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले थ्योरी में कवर किया था और अब हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एमसीक्यू के रूप में कवर कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी की हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसमें भी हम 7 से 8 क्लासेस कवर कर चुके हैं, बहुत जल्द उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज खत्म हो गई है, तो अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की एमसीक्यू शुरू करेंगे, या फिर जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, जो हमारा कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और कांग्रेस की स्थापना तक का जो काल है उसको भी हमने कवर करना है। तो इन दोनों में से किसी एक सीरीज को यहाँ पे शुरू करेंगे, या तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमने कवर करी थी, जिसका मास्टर वीडियो हमने कवर किया था, एक छोटी सी सीरीज उसकी करेंगे एमसीक्यू के रूप में, उसको भी प्रैक्टिस अच्छे से कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। सीरीज के माध्यम से आपका संविधान का अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, थ्योरी के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एमसीक्यू में हमने उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई यहाँ पे किया, कैसे सवाल बनते हैं उन सबको यहाँ पे देखा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।